Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी चर्चा के इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच हैं एक जानी मानी शख्सियत नरसिंहपुर की, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खूबी ये है कि मुझे लगता है जब से उन्होंने राजनीति में पहला कदम रखा, जब से वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हैं और लगातार कांग्रेस के लिए वो समर्पित हैं। और आज हमारे बीच में हैं अपनी बेबाक शब्दावली और शिद्दत से, समर्पण भाव से जनहित में काम करने वाले ऐसे सक्रिय व्यक्तित्व आज हमारे बीच में। हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। श्री मनोहर साहू जी, तो आपका स्वागत है साहू जी। नमस्कार। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। इन बातों में आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि नरसिंहपुर की जो विषम परिस्थितियां आन के खड़ी हुई हैं, क्योंकि आप भी लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति करते चले आ रहे हैं। बड़ी सक्रिय राजनीति में सक्रिय नाम के साथ सक्रिय कार्यप्रणाली की चर्चाएं व्याप्त रहती, जहां तहां चौराहों पे पान के ठेले में आपके विषय में बड़ी चर्चाएं होती रहती। कई बार तो मैंने ये सुना कि लोग जो है आपको चाहते हैं कि आप कोई एक चुनाव में खड़े हों। तो मैंने कई बार लोगों की ये बातें सुनी, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको आगे लाने के लिए कि आप चुनाव के लिए आगे आए। तो ऐसी कई चर्चाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब जनता का, आम जनता का या कोई जिम्मेदार पर्सन ऐसी बात करता, तो ये टिकट मिलना पार्टी से या खड़े होना ये अलग विषय है, एक अलग मैटर हो सकता है। लेकिन आम जनता की यदि कोई पुकार होती है तो ये बड़ी बात होती है। आगे की बात में मैं उनसे सिर्फ इतना चाहूँगा कि नरसिंहपुर जिला की जो आज की स्थितियाँ बन के खड़ी हैं, सबसे पहली एक विषम परिस्थिति आगे खड़ी है कि रेत एक ऐसी चीज़ है साहू जी की, मकान बनना है, सड़क बनना है, रोड बनना है, पुल बनना है, पुलिया बनना है, नाली बनना है, मकान बनना है, विकास होना है। कुछ भी चीज़ में यदि बिना रेत के मुझे लगता है कुछ संभव नहीं है। और रेत नरसिंहपुर में यदि कहा जाए, हम मीडिया की भाषा में हम उसे कहते हैं तो सफ़ेद सोना हम उसे कहते हैं, कि जो निकलता है और बिक जाता है तत्काल। तो ऐसा सफ़ेद सोना लूटा जा रहा है सारी नदियों की, चाहे वो माँ नर्मदा, जीवनदायिनी माँ नर्मदा हो या अन्य सहायक नदियों की जो रेत है, उसको बेदर्दी से नदियों की असमत लूटी जा रही है। लेकिन पक्ष विपक्ष सभी मौन हैं, प्रशासन व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। क्या कहेंगे, आपकी नज़र से आप किस रूप में देखते हैं इस अवैध उत्खनन को? देखिए, पहली बात तो यहाँ आती है जो आपने मेरे बारे में कहा, और जो आपने जन भावना है, जन लोगों के विचार मेरे बारे में सुने, मुझे सुन के हर आदमी को, मेरे जैसे व्यक्ति को अच्छा लगेगा कि लोग हमसे अपेक्षाएं रखते हैं। कोशिश करूँगा भविष्य में भी, यदि जब मौका मिलेगा, मैं जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर था और रहूँगा। दूसरी बात, ये जो बात आपने रेत की करी, रेत निश्चित रूप से हम उसे कह सकते हैं रॉ गोल्ड यानी बारीक, जो कणों में बिखरा हुआ सोना। बिल्कुल सही है। तो ऐसी चीज, वो इसके बगैर आज विकास या सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति घर में सुख से रहना चाहता है तो वह निश्चित रूप से अपने घर में मकान या कोई ना कोई चीज निर्माण करता है, उसके बाद ही वो सुख से रह पाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अंधाधुंध जिस तरीके से पैसा बांटा गया, तो सबके सब सारे के सारे लोग अपने अपने भवन निर्माण में लगे हैं, और उसके दौरान उनको रेत की आवश्यकता है। अब सवाल यहाँ एक बात का उठता है कि क्या प्रशासन आम जनता की जरूरतों और रेत पर होने वाले ब्लैक पे कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं? तो यहां आपकी बात से मैं सहमत हूं कि शासन और प्रशासन प्लस उनके संरक्षण दाता नेता, चाहे वो पिछली कांग्रेस की सरकार के हो, चाहे वो वर्तमान की बीजेपी सरकार के हो, बिना राजनीतिक संरक्षण के अवैध उत्खनन किया ही नहीं जा सकता। ये बात पत्थर की लकीर है। जी, मैं आपसे बार बार ये बात कहूंगा, इस बात को जिस तरीके से आपने उठाया है, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन इसका सिर्फ एक हल मुझे नजर आता है कि यदि प्रशासन इसे एप्रोप्रिएट तरीके से
युक्ति संगत तरीके से इसके वितरण की व्यवस्था को बनाए, जिससे रेत का व्यापार न होकर आम आदमी की जरूरत की सप्लाई बन सके। और जो भी नेता आता है वो विकास की बात करता है, विकास होगा क्या में? विकास भी तो नेता ही से होना है। कहां से आएगी रेत? आपने लाख करोड़ों अरबों रुपया आपने सरकार से मंजूर करा लिया, कोई भी विकास होना, कोई भी निर्माण होना, रेत लगना है। फिर रेत की व्यवस्था तो जब प्रशासन समझ रहा है कि इतनी तीव्र आवश्यकता है तो इसका कोई युक्ति संगत तरीका क्यों नहीं निकाल रहे? लेकिन सरकार ने और वर्तमान प्रशासन ने, सरकार की बात करें तो 63 करोड़ में तो बेच दिया पूरा नरसिंहपुर जिले का, जो आप कह रहे हैं कि गोल्ड है जी। तो वो तो नीलाम कर दिया कुल मिला के, सीधी असमत जो है नदियों की वो नीलाम कर दी है। लेकिन आज जो परिस्थितियां बनी है वो भयावह इसलिए हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सभी सफेदपोश, जो आपने भी अभी स्वीकार किए, प्रशासनिक अमला, सभी मिलकर आज स्थितियां इतनी विकट हो चुकी हैं कि आने वाला वक्त, क्योंकि गुंडों को बाहर से लाया जा रहा है, असामाजिक तत्वों को बाहर से लाया जा रहा है, भिंड हरियाणा से लोग आ रहे हैं, बंदूकधारी यहाँ आकर गोली चला रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही। इस दहशतगर्दी में ऐसा ना हो कि आने वाली युवा पीढ़ी किसी बड़ी वारदात का शिकार हो जाए और आप लोग देखते रह जाएं। क्या कहेंगे साहू जी, सिर्फ बातों से काम चलेगा, योजनाओं से काम चलेगा, या कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए, असामाजिक या गुंडा तत्वों का दखल हमारे जिले में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर तो अंकुश लगना ही चाहिए हर हालत में, और इसमें प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत सख्त जरूरत है। मैं आज के इसमें मैं एक बात जरूर दोहराना चाहूंगा। पिछले साल संक्रांति के अवसर पर बरमान मेला में हमारी गाड़ावाड़ा की विधायक श्रीमती सुनीता पटेल ने रेत के अवैध उत्खनन के ऊपर से काफी बुलंदी के साथ बड़ी मीटिंग में यह आवाज उठाई थी, और उसके बाद उनके संतुष्टि के लिए कुछ किया भी गया, लेकिन वो आगे नहीं चल पा रहा है। नहीं, उनके लिए मीडिया ने तो साथ दिया था, मीडिया ने पूरा साथ देके बड़ी बुलंदी के साथ मीडिया ने आवाज को बुलंद किया था, और मैं ये कहूंगा प्रदेश से लेकर देश तक मीडिया ने उनकी बात को लेकर हिला के रख दिया था। लेकिन हुआ क्या? परिणाम शून्य है। ये जो आपने 63 करोड़ वाली बात करी, तो इस 63 करोड़ वाले ठेकेदार को भी प्रशासन यदि चाहे कि आप अपने रेत उत्खनन का इतना हिस्सा आम जनता की सप्लाई के लिए एक निश्चित रेट पर उसको देंगे तो किया जा सकता है। लेकिन इस पर गौर करने वाली बात यह है कि जो हम नर्मदा जी की बीच धार में से जो रेत निकाल रहे हैं, या नदियों की बीच धार में से जो रेत निकाल रहे हैं, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और आने वाले दिनों में नरसिंहपुर जिले को जल संकट से जूझना पड़ सकता है, यह बात भी तय है। तो क्या कहेंगे, जो वर्तमान परिस्थिति है अवैध उत्खनन की, हम लगातार हमारी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कैसे अवैध उत्खनन बड़ी बड़ी मशीनियों से किया जा रहा है, पोकलैंडें लगी हैं, बेतहाशा अवैध उत्खनन चल रहा है, एनजीटी लगी हुई है, उसके बाद भी बेतहाशा अवैध उत्खनन चल रहा है। इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, मैं जिम्मेदार तो सरकार को ही मानूंगा। क्योंकि सरकार की मर्जी या सरकार की जानकारी के बगैर किसी भी तरह का गलत काम हो ही नहीं सकता। अगर प्रशासन अपनी बात ऊपर पहुंचा रहा है तो उस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए, वो सरकार का काम है। अब ऐसी स्थिति में राजनेताओं की उस इच्छा शक्ति की बात जो मैंने अभी कही, उनमें इच्छा शक्ति इतनी होना चाहिए कि वो इन सबको कंट्रोल कर सके। तो क्या लगता है कि आप भी लगातार आवाज़ बुलंद करते रहें तो आपकी आवाज़ भी निकल के विरोध के स्वर प्रकट हो पाएंगे इस मामले को लेकर? क्योंकि ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इसमें आने वाली पीढ़ी जो है बड़े संकट में जा रही, बाहर के लोगों का उनके ऊपर इस प्रकार से दहशतगर्दी कराकर जो नई स्थिति निर्मित करना। साहू जी, कहीं ना कहीं आप विपक्ष में हैं, आपकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन होगा कि बस सब मिल बांट के काम चलता रहेगा? देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपने विचार आप लोगों तक या जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन करना और नहीं करना उन जिम्मेदार लोगों के ऊपर निर्भर करता है जो अथॉरिटी बनकर बैठे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो आवाज आपने बुलंद करी है,
मैं आपकी आवाज का समर्थन करता हूं और इस बात को आप आगे बढ़ाइए और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं इस काम के लिए। नहीं, लेकिन मेरा मतलब आपका भी एक फोरम होता है पार्टी का, तो क्या पार्टी फोरम तक आप इस बात को ले जा सकते हैं कि नरसिंहपुर जिले के हालात क्या हैं, प्रदेश का जो मुखिया है उस तक की बात आपको पहुंचा सकते हैं? आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत बेहतरीन एक सिस्टम चल रहा है, दूसरा 181 का भी जो सिस्टम है, क्या इसके माध्यम से भी आपकी कोई शुरुआत होगी कि सिर्फ और सिर्फ समझाइश देकर ही काम खत्म हो जाएगा? देखिए, राजनीतिक दल जो हाथ की बात है, आप ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और जानते भी हैं 2014 के बाद से विपक्ष को किस बुरी तरह से कुचल दिया गया है, उसकी आवाज या मांग न बना के उसको मजाक बना दिया गया है। चाहे आप ऊपर से देख लीजिए, राहुल गांधी जी से लेकर कमलनाथ जी तक सभी जगह एक बात आती है, सत्ताधारी पक्ष हमेशा कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा उसकी उपेक्षा करता है, उसका मजाक बनाने की कोशिश करता है, जबकि बात गंभीर होती है उस गंभीरता को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। इस पर मैं आपके माध्यम से ये मांग करूंगा कि हमारे कांग्रेस के नेता यदि कोई बात की मांग कर रहे हैं उसको गंभीरता से लिया जाए। साहू जी, लेकिन एक बात आती है, सत्य जो है प्रताड़ित हो सकता है, परास्त नहीं होता। ये बात तो आप भी जानते हैं और आपके सीनियर लीडर्स भी इस बात को बार बार उठाकर समाज के बीच में रख रहे हैं। तो क्या ये मान जाए कि अवैध उत्खनन को लेकर आप लोगों ने हथियार डाल दिए हैं और जो चुनिंदा जो लोग हैं जो मिल बांट कर पक्ष विपक्ष में जो रेत का अवैध उत्खनन का खुला खेल खेल रहे हैं, मतलब वो खेल जारी रहेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। आप ये तो बिल्कुल सोचे ही ना कि हमारे पार्टी के लोग इस मामले में निष्क्रिय रहेंगे या हमारे पार्टी के लोग इस मामले में आवाज नहीं उठा रहे हैं। सवाल इस बात का उठता है कि हम मांग कर रहे हैं, हमारी मांग सुने तो कोई। जब आप हमारी मांग को अनसुनी करते रहोगे, हमारी बात पे गौर ही नहीं करोगे, तो बात करने का कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं। फिर कहा जाता है जनता जनार्दन है, लोकतंत्र है, तो फिर इसके क्या मायने? देखिए, जनता जनार्दन तो पहले भी थी और आज भी है। आज लेकिन दुर्भाग्य से सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बातें चलाई जा रही हैं, इन बातों के माध्यम से निरंतर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की छवि धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास, एक सुसंगठित प्रयास, सुविचारित प्रयास जो चल रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आप सोशल मीडिया के जरिए किसी एक सक्षम विपक्ष को असक्षम बनाने की स्थिति में ले जा रहे हैं, आप उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जहाँ तक जनता है, जनता बहुत समझदार है साहू जी। और आपको एक बताऊं कि हम लोग मीडिया कर्मी हैं, लगातार फील्ड पर रहते हैं, जनता से हमारा लगातार संवाद बना होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर किसको किस रूप में नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जनता आज के दौर में समझ रही है कि कौन क्या कर रहा। संचार योग है, कोई बात छुपती नहीं है। लोग यदि सोच लेते हैं कि यार हम भ्रम पैदा कर रहे हैं, हम किसी के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं, गलत बातें लिख रहे हैं, गलत बातें वो कर रहे हैं, तो जनता मान जाएगी? जनता नहीं मानती। जनता बहुत समझदार है। जनता ये जानती है कि आपको सिर्फ अपनी वजनदारी के साथ आपको खड़ा होना है। वक्त आने पर वो अपने रिजल्ट के माध्यम से, अपने सशक्तिकरण के माध्यम से वो आपके साथ खड़ी नजर आती है। कि उसके परिणाम हमने देखे कि आप देखिए, आप इलेक्शन की यदि बात करते हैं, जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, परिस्थितियां कुछ भी आई, सरकार बदल गई, अलग बात है। लेकिन आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि जनता जो है वो ध्यान नहीं देती या जनता उसको मजाक बना रहे, तो जनता ही मजाक में ले रही। जनता जनार्दन कल भी थी, जनता जनार्दन आज भी है। इस बात को हम बार बार कहना चाहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इस बात को विशेष गौर कर लें कि हम फील्ड पर आप भी फील्ड पर रहते हैं, लेकिन आपसे बात करने का जनता का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन हमसे बात करने का आत्मीय तौर से लोग बताते हैं कि हम सुनते सबकी, करते सिर्फ अपनी मन की हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा बारंबार कि कांग्रेस हतोत्साहित ना हो। हतोत्साहित होकर यदि वो हथियार डाल लेगी तो विरोध मैं आपकी बात से रिलेटेड एक बात कह रहा हूं। देखिए, जनता की बात जहां आती है तो निश्चित रूप से जनता ने 15 साल के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। अब ये किसका दुर्भाग्य कहें, जनता का ही कहें
कि उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जिस तरीके से बरगला के खरीद कर अपने पाले में कर अपनी सरकार बनाकर ये जो राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, ये राजनीतिक खेल भी जनता समझ रही है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में जब भी उपचुनाव होंगे आपको देखने को मिलेगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये तो वक्त बताया, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी भी बहुत बड़ी इसमें सामने निकल के आई है। लेकिन आगे के लिए हम बताएंगे कि नरसिंहपुर जिले के लिए हम लोग बड़े अपेक्षा रखते हैं आप जैसे नेताओं से, जो बेबाक अपनी बात रखते हैं, सक्रियता से समाज के बीच में, समाज के हित में खड़े सदैव रहते हैं। क्योंकि लगभग मीडिया का जो काम है समाज के दर्पण के रूप में जो हम लोग बखूबी निभा रहे हैं, आप लोग भी अपनी जो आवाज़ है उसको लगातार बुलंद कर रहे हैं और हमारा साथ रेड अलर्ट परिवार का साथ सदैव आपके साथ है। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जनता के, क्योंकि 2500 की रेट आज 5000 में मिल रही है, 8000 7000 का हाई बात 38-28 रुपये में मिल रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा यदि आप लोग वजनदारी से उठाएंगे, हम आपका साथ देंगे। वादा करते हैं आपसे कि जो भी जनता के हित का निर्णय आप लेते हैं या जनता के साथ खड़े होते हैं, हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनहित में खड़े रहेंगे। आपसे बार बार अपेक्षा है कि कम से कम हथियार न डालें, अपना विरोध का जो प्रदर्शन है उसको बुलंद करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और चंद जो लोग हैं जिन्हें आपके यहाँ से बार बार निकल के आती है कि कमल फूल कांग्रेसी हैं या मिल गए हैं, मिल बांट के साठ गांठ हो गई है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये ऐसे जो लोग हैं उनका पर्दाफाश होना आवश्यक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को करना चाहिए। रेड अलर्ट का ये प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे साहू जी, अंतिम आपका वक्तव्य? देखिए, ये जहां तक फूल छाप कांग्रेसी या पंजा छाप भाजपाई, ये बात तो जग जाहिर है और ये इसे समय समय पर उस तरीके से उपयोग कर ली जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो सभी जानते हैं। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं कि आपने ये आश्वासन दिया कि यदि कांग्रेस किसी मुद्दे को लेके आगे आती है तो आपका सहयोग मिलेगा, हम आपके जैसे आभारी हैं। लेकिन साथ साथ आपसे एक और अपेक्षा रखना चाहेंगे कि हमारे मुद्दों पर उतनी ही गंभीरता पूर्वक ऊपर ध्यान दिया जाए जितने गंभीरता पूर्वक सत्ता पक्ष का ध्यान रखा जाता है। मैं आपसे मीडिया वालों से यही निवेदन करूंगा, क्योंकि आज जिस हद, बुरी हद तक कुचले हुए विपक्ष की स्थिति विपक्ष की कर दी गई, तो यदि मीडिया के लोग, जनता के लोग यदि हमें सीरियसली नहीं लेंगे, हमें समर्थन हमें अपना नहीं देंगे, तो हम अपनी बात कैसे आगे रख पाएंगे? लेकिन ये तो हतोत्साहित होने वाले शब्द है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हतोत्साहित ना हो के आप अपने हथियार मत डालिए, आप अपने विपक्ष की भूमिका निभाइए। हम मीडिया कर्मी सदैव आपके साथ हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हर आवाज़ को हम बुलंद करेंगे और हम ये भी चाहेंगे कि आपकी युवा पीढ़ी है, क्योंकि आने वाला वक्त उनके लिए ये नुकसानदायी है। हम चाहेंगे नरसिंहपुर जिले में जैसे दहशतगर्दी का बढ़ावा मिल रहा है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, भिंड से, हरियाणा से, यहाँ आकर गोलियां दाग रहे हैं, गाड़ियां की तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लोगों को घर से उठा के पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ये जो विसंगतियां, ये जो स्थितियां बन रही हैं, इन पर नियंत्रण आज की आवश्यकता है। हम उस हर बीजेपी, कांग्रेसी या युवा जो पीढ़ी है उसका हम आमंत्रण करते हैं कि हमारे मंच पर आइए, हम आपके मंच पर स्थान देते हैं। मंच से आप अपनी वक्तव्य जो है आप जनता तक पहुंचाइए, हम स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद आपके आश्वासन के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग हतोत्साहित नहीं है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमारे युवा कांग्रेस के नवयुवा अपनी तरफ से पूरी गतिविधियों को संचालित में लगे हुए हैं। लेकिन मैं बात सिर्फ इतनी ही कहना चाहता हूं कि उसे भी उतना ही मीडिया कवरेज मिलना चाहिए जितना सत्ता पक्ष को मिलता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। हम लोग हतोत्साहित न थे और न है। हम लोगों ने उस जमाने में सन 77 में जब श्रीमती गांधी थी, उस जमाने में भी संघर्ष किया है और उसके बाद में कहां से कहां आए हैं, तो ये कोई कहने की बात नहीं है। कांग्रेसी सदा से संघर्ष करता रहा है, आजादी के समय से संघर्ष करता रहा है। कांग्रेस की संघर्ष का ही परिणाम है आज जो हिंदुस्तान आजाद है। आप हमारे संघर्ष में कहीं कहीं नहीं आ पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं था, तो
बातें देर से पहुंचती थी, लेकिन अखबार वाले और आम जनता उसको महसूस करती थी। साहब जी, एक थाली की जो चटकार आ रही है बार बार निकल के कि एक थाली में सभी लोग मिलकर, जो कुछ लोग हैं व्यापारिक मानसिकता के राजनीतिक लोग जिसे हम कह सकते हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ आगे आप कदम उठाएंगे? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है, इस पर मैं अपनी तरफ से कोई बात कहना उचित नहीं समझता, क्योंकि ये अंडरस्टूड चीजें हैं और इसके लिए किसी भी तरह का कमेंट या वक्तव्य जारी करना उचित नहीं होगा। अब सभी समझते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन बात करने से अभी कोई इसका लेकिन मुझे लगता है पटाक्षेप होना चाहिए। मीडिया पटाक्षेप करने के लिए तैयार है। आप बताइए कहाँ कौन कैसी क्या परिस्थिति। मुझे लगता है कि आज आवश्यकता आन पड़ी है, युवा पीढ़ी पर संकट का कार्यकाल दौर आने वाला है। यदि आप लोग आज भी नहीं संभले, आज भी आप लोगों ने अपनी जो ढुलपुल नीति का यदि आपने सक्रियता पर नहीं लेकर आए, तो मुझे लगता है इसके परिणाम आने वाली युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ेंगे। साहब जी, नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारी सक्रियता नजर नहीं आ रही है, ये अलग बात है। बाकी हम लोग अपने, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है ना। हाँ, ये बात पर वही घूम के आ रही है ना। तो ये ना, दिखता है तो बिकता है। जहाँ शो ऑफ किया जाएगा वो इस बात लोगों के सामने आएगी। जो बात अब हमारे बारे में हम अपनी पूरी बात बता नहीं सकते जब तक आप कोई हमसे पूछेगा नहीं। तो नहीं, आप प्रचार तो करेंगे ना। आज मीडिया पर बैठ के आपने कमिटमेंट भी किया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो वास्तव में जनहित के कार्यों में आने वाली जो रेत है अवैध उत्खनन कर रहे हैं या शोषण कर रहे हैं जनता का, और नदियों के साथ सीधी सीधी बात कहें कि नरसिंहपुर जिले की माँ नर्मदा जीवनदायिनी भगवती आदिशक्ति और उसकी सहायक जो नदियाँ हैं उनका जो चीरहरण हो रहा है, उनकी जो खुलेआम असमत लूटी जा रही है, इसके लिए भी तो कुछ आप आगे बढ़ के कोई कदम उठाएंगे? बेशक हम आपको इस बात का आश्वासन देते हैं, और हम इसमें अगर इस अवैध उत्खनन और इन तमाम असामाजिक गतिविधियों को संचालित करने वाले लोगों को पर्दाफाश करने में हमारी या जिस भी व्यक्ति की आप कहेंगे, हम सब लोग सहयोग करेंगे। हम इसमें राजनीतिक मतभेद नहीं रखेंगे। यदि कोई भाजपा का व्यक्ति अगर इस मामले में आगे आता है तो भी हम उसका निसंकोच उसका साथ देंगे। हमें इस बात में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत सिर्फ इतनी है, इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। चलिए, आज हमारे बीच से इस चर्चा के कार्यक्रम में श्री मनोहर साहू जी, और उन्होंने बड़ी बेबाक शब्दावली में हमें आश्वासन भी दिया है कि अवैध उत्खनन के प्रति भी वो सजग रहेंगे, और ऐसे जो लोग हैं अवैध उत्खनन कर रहे हैं और एक थाली में मिलकर चटकोरा ले रहे हैं, ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश करेंगे। बस उन्होंने कुछ मीडिया से अपेक्षाएं रखी हैं। मैं उनको आश्वासन दिलाता हूं कि मीडिया लगातार आपके साथ है और साथ रहेगा। बस आवश्यकता है आपके विरोध की, आपके विरोधी स्वर को बुलंद करने की। हम लगातार प्रयास करेंगे। इन सभी तात्कालिक ज्वलंत मुद्दों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहें रेड अलर्ट न्यूज़। आप हमारे रेड अलर्ट न्यूज़ में आए स्टूडियो में, आपका धन्यवाद। नमस्कार आप सबको। आज ईद की मुबारकबाद। आने वाले दिनों में रक्षाबंधन और कजलियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घर में सुरक्षित रहकर त्योहार मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, संक्रमण खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद। चलिए, एक बात और बता देता हूँ। बातों में बात हुई, क्योंकि हमारा जो स्टूडियो है इसमें हमने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। सैनिटाइज के साथ साथ पूरा सिस्टम हमारा व्यवस्थित है। और यहाँ यदि हम बात करें कोरोना काल के इस दौर की कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो लगातार यहाँ डिस्टेंस मेंटेन भी किया जा रहा है। मास्क की जहाँ तक बात, क्योंकि वॉइस उतनी अच्छी नहीं आ पाती है, इसके कारण मास्क पर नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन ये एक व्यवस्थित स्थान पर एक व्यवस्थित व्यवस्था के साथ आप तक ये खबरें पहुँचाई जा रही हैं। हमारा जो समाज के दर्पण के रूप में दायित्व है उसका हम पूर्ण रूपेण निर्वहन कर रहे हैं। समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो, या अपने घर परिवार के प्रति। आपसे ज़रूर अपील करेंगे कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ से दूर रहें, और जहाँ भी ऐसी जगह जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि हमें बचना है, हमारे घर को बचाना है, हमारे देश को बचाना, हमारे ज़िले को बचाना है। धन्यवाद, नमस्कार।